Good morning, friends. Today we are going to study our chapter 6 of Democratic Politics of class 10th, and the name of chapter is Political Parties. So, our very first point is a political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टीज देखिए क्या होता है, इसमें बहुत समुदाय के लोग एक साथ मिलते हैं, एक साथ अपना संगठन बनाते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जीत के सत्ता में आते हैं। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन सोसाइटीज़। देखिए कुछ पार्टीज़ क्या होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि सोसाइटी में जो डिवीज़न है लोगों के बीच में उसको, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी किसको प्रमोट करती है, SC STs के वेलफेयर को, ठीक है ना, बीजेपी अपर कास्ट, इस तरह की जो चीज़ें होती है पार्टीज़ की जो रिफ्लेक्ट करती हैं वो किसको, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न को। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। अब 3 चीज़ों से मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। सबसे पहला लीडर वो होता है जो पार्टी को लीड करेगा, पॉलिसी बनाएगा, सब कुछ। एक्टिव मेंबर जो पार्टी के पॉलिसी बनाने में, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, वो सब कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं। और फॉलोवर्स होते हैं जो पार्टी को फॉलो करते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? अ पॉलिटिकल पार्टी फिल्स पॉलिटिकल ऑफिसेज, एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, डू से सो बाय परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको फिल करती है और फिर क्या होता है उसके हिसाब से वो एक्टिविटीज़ को अपनी कंडक्ट करती है। तो ये फंक्शंस हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ती हैं। ठीक है, हमने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आकर अपना इलेक्शन लड़ती हैं। पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, जो भी लोगों की नीड है या जो भी लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से वो पॉलिसी बनाती है और उन्हें सरकार के समक्ष या जनता के समक्ष रखती है। इट रिड्यूस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इन अ फ्यू बेसिक पोजिशन विच इट्स सपोर्ट। द थर्ड पॉइंट इज रूलिंग पार्टी कौन होती है? जिसके हाथ में पावर होती है, जो सरकार जिसकी बनी हुई है। मेक लॉज फॉर कंट्री, वो कानून बनाती है कंट्री के लिए। लॉज आर डिबेटेड इन द लेजिस्लेचर। देखिए जब भी कोई कानून बनने जाता है वो पहले अगर वो कानून स्टेट के अंदर बनने जा रहा है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस होगा, उसके बाद गवर्नर के साइन होके तब वो कानून बनेगा। इसी तरह अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो पहले लोकसभा में कोई वो जाएगा, उसके बाद वो पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद अल्टीमेट वो कानून बनेगा। पार्टीज फॉर्म और रन द गवर्नमेंट। देखिए पार्टीज़ क्या होती हैं, सरकार बनाती हैं और फिर उसको चलाती हैं। ठीक है ना। रोल ऑफ अपोजिशन का काम क्या होता है? आईना दिखाने का काम करता है अपोजिशन। जैसे सरकार की अगर कोई पॉलिसी सरकार बना रही है और उसमें कोई गलती है तो अपोजिशन सरकार को अपोज करेगा, कहेगा कि ये जनता के हितों के खिलाफ है, इसमें जनता का नुकसान होगा। तो अपोजिशन एक तरह का आईना दिखाने का काम करता है। कोई भी पार्टी अपोजिशन पार्टी तब बन सकती है अगर वो 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ द हाउस गेन करे। ठीक है, जैसे इस वक्त अपोजिशन पार्टी लोकसभा में कौन है? कांग्रेस है, और उनके लीडर कौन है? अधीर रंजन चौधरी। शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए पार्टीज़ क्या होती है, जो जनता सोचती है उसको शेप देती है, उसको एक राष्ट्रीय स्तर तक या गवर्नमेंट तक उस बात को पहुंचाती है। जो जैसे जनता चाह रही है कि उनके गांव में कोई स्कूल बने, तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी का काम होगा कि उनके इस ओपिनियन को शेप देना, सरकार तक इस बात को पहुंचाना। रेज एंड हाईलाइट इशू पार्टी समटाइम लॉन्च मूवमेंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। और कई बार आंदोलन भी शुरू होते हैं जब कई कई बार आंदोलन भी शुरू होते हैं ताकि क्या हो सके, सरकार लोगों की आवाज़ को सुन सके और फिर इसका निवारण समस्या का लोगों की हो सके। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जो सरकार की स्कीम होती है उनको सही से लागू हो सके, उनमें जो लूप होल्स हैं उसको अपोज करके सरकार को बता सके कि इसके ये नेगेटिव इफेक्ट निकलेंगे। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज गिव अ नेशनल व्यू
नेशनल व्यू इफ़ एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, और जो हर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है। देन ही शी विल अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी। देखिए मान लो कोई जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है और वो जीत गया है। अब अगर उस आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ होता है तो वो अकाउंटेबल होगा उसके लिए, और अगर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में या देश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होता है। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों उत्पन्न हो जाती हैं, क्यों बनती हैं, क्योंकि इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज उभर के सामने आती हैं। मेक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए। हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव, अब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होनी कितनी चाहिए या इंडिया के अंदर हमारे पास हैं कितनी। इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी सिटीजन्स का ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल संगठन बना सकता है। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, पर अगर आप प्रेजेंट के, ये एनसीईआरटी की बुक में डाटा है, और अगर आप प्रेजेंटली डाटा देखेंगे तो 2598 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती है। इस वक्त इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, 52 स्टेट पार्टीज़ हैं और 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, जो ना कि स्टेट पार्टी हैं ना कि नेशनल पार्टी है। देखिए कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, अगर वो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का जो वोट डालने गए हैं, लोकसभा की बात बता रहा हूँ मैं, उसका 6% वोट मिल जाए उनको और 4 सीटें मिल जाएं लोकसभा में, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। और अगर स्टेट पार्टी की बात करेंगे आप, तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको 6% जो टोटल वोट पड़े वो मिले और 2 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली की आपको मिलेंगी, तो आप स्टेट पार्टी बनोगी। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में 403 हैं, एक तो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होता है, तो यानी 402 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और वोटिंग हुई तो जिस पार्टी को टोटल वोट जो पड़े उसका 6% मिल गया अगर किसी पार्टी को, और 2 सीटें मिल गई लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तर प्रदेश की, तो वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, देखिए मैप पे, जैसे मान लो अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो स्टेट पार्टी यहाँ हैं वो कौन सी हैं, राष्ट्रीय लोकदल जो बनी थी समाजवादी पार्टी 1992 में, ठीक है ना। और आप इधर जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक, ये एनसीईआरटी की बुक में डाटा दे रखा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी किस स्टेट में रजिस्टर्ड या इलेक्शन करती हैं। अब जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। अब ये जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, जो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला है, अब ये वहाँ पे रूलिंग पार्टी है और वहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में टूट चुका है ना। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जहाँ पूरे देश के अंदर सिर्फ एक पार्टी हो और कोई पार्टी ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है, एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है और वही जीती है। अब तो शी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऐसा नियम पार्लियामेंट में पास करवा दिया है कि सारी उम्र जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो ही उस देश चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन द इलेक्शन। देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर कोई देश अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, जैसे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा डेमोक्रेसीज हैं, तो अगर कोई देश अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है तो वहाँ पे मिनिमम 2 पार्टियाँ होनी चाहिए ताकि कंपटीशन हो सके, क्योंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल तभी तो होता है ना। अगर एक पार्टी है फिर तो वो जीतती ही रहेगी। 2 पार्टी सिस्टम में देश के अंदर सिर्फ 2 पार्टियाँ होती हैं। Power usually change between 2 main parties. Several parties may exist, contest election and win a few seats, but
टू मेन पार्टीज हैव सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी सीट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सिर्फ दो पार्टीज होती हैं जो मेनली इलेक्शन लड़ती हैं और जीतती हैं। आप जैसे अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है एक और एक रिपब्लिकन पार्टी है। सिर्फ यही दो पार्टी हैं जिनके कैंडिडेट खड़े होते हैं और जीतते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया जैसे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे कई सारी पार्टी होती हैं। इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, देखिए अगर बहुत सारी पार्टियां अलग अलग पार्टियां इलेक्शन में खड़ी होंगी और वो पावर के लिए मतलब जीतने के लिए स्ट्रगल करेंगी, मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। देखिए दो ही पार्टी होंगी जिनके चांसेस पावर में आने के होंगे। अब जैसे आप अगर हम इंडिया में केंद्र लेवल पे देखें इसको, तो बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, पर मेनली हम किन दो पार्टियों का नाम सुनते हैं जो सरकार बनाती है, या तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन एग्जाम में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी कब, तो आप याद रखिएगा 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाई थी और इसके पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहली वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। अलायंस, अब देखिए कई बार क्या होता है पार्टियों की मेजॉरिटी नहीं आ पाती, जिन्हें उन्हें छोटे संगठनों का सहारा लेके सरकार बनानी पड़ती है। हम ये पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अलायंस और अ फ्रंट। ठीक है ना, जब उन्हें, ठीक है, तो अगर फ्रंट क्या होता है, फ्रंट भी पढ़ लीजिए। एक होता है लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट वाले कौन होते हैं इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। ठीक है ना, तो देखिए अब जैसे आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आ पाई थी, इसलिए एनसीपी नेशनल, ठीक है, और शिवसेना और कांग्रेस ने तीनों ने मिलके अलायंस बनाया और वहाँ पे सरकार फॉर्म करी। India has evolved a multi-party system. It is because the social geographical diversity in such a large country is not essentially absorbed by two or even three parties. देखिए इंडिया जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, लोगों के अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग ट्रेडिशन हैं, ठीक है ना, तो उस देश में एक पार्टी या दो पार्टी नहीं काम कर सकती। इसीलिए इंडिया में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कुछ स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ हैं, कुछ स्टेट में वही पार्टीज़ हैं जो सेंटर में भी गवर्न कर रही हैं और स्टेट लेवल में भी। जैसे आप अगर आप राजस्थान का लेंगे एग्जांपल, तो राजस्थान में कांग्रेस है, पंजाब में भी कांग्रेस है, ठीक है ना, और अगर आप उत्तर प्रदेश का लेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द सिचुएशन। अब जो एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर सिस्टम है, ज़रूरी नहीं है कि वही सिस्टम दूसरे डेमोक्रेटिक देश के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता हो, क्योंकि क्या होता है हर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लोगों के बीच में अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि डाइवर्सिफिकेशन किस लेवल का है, उसी बेस पे वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर तैयार होता है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट्स, जो एक से ज़्यादा स्टेट में इलेक्शन लड़ती हों, दीज आर कंट्री वाइड पार्टीज, दे आर नेशनल पार्टीज। ठीक है ना, एवरी पार्टी हैज़ टू रजिस्टर इटसेल्फ विद ECI। ECI का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया का, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, देश के महामहिम यानी प्रेसिडेंट। अच्छा, अब देखिए पूछता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो पंचायत या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, तो याद रखिएगा वो ये नहीं करवाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू अ लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ बेनिफिट्स देता है जो नेशनल पार्टीज़ हैं या जो स्टेट पार्टीज़ रजिस्टर्ड है, जैसे उन्हें सिंबल का, अगर कोई उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है तो उनका एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, वो उसी को यूज़ करके इलेक्शन लड़ सकता है। यूनिक सिंबल इज गिवन। पार्टीज दैट गेट दीज प्रिविलेज एंड सम अदर फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ECI आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। उनको क्या कहा जाता है, जो पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होती है उनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए हमने पीछे क्या पढ़ा था कि 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो स्टेट की पार्टी बनने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 6% ऑफ टोटल वोट इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 2 सीट्स, जितनी भी सीट्स आपके स्टेट में हैं,
और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल पार्टी आप कब बनेंगे, 6% ऑफ टोटल वोट इन LS मतलब लोकसभा एंड 4 सीट 4 सीटें। अब देख लेते हैं कुछ पार्टियां जो मेजर हैं इंडिया में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में। भारतीय जनता पार्टी 1980 में। भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में। ये किसने बनाई थी, काशीराम जी ने। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, CPIM 1964 सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के लिए जो बात करती है। NCP 1999 शिफ्ट फ्रॉम कांग्रेस, ये कांग्रेस से निकली थी जो इस वक्त महाराष्ट्र में है। ठीक है, स्टेट पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। स्टेट पार्टीज़ रीजनल पार्टीज़ होती हैं, कॉमनली कॉल्ड रीजनल पार्टीज, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल इसमें बिहार में, TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तेलंगाना में, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम में। कोएलिशन गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द सपोर्ट ऑफ मैनी पार्टीज। कोएलिशन गवर्नमेंट या अलायंस गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जो एक से ज़्यादा पार्टीज़ के साथ मिलके जिन्होंने सरकार बनाई हो। ठीक है, जैसे अगर आप महाराष्ट्र के संदर्भ में फिर से देखेंगे, NCP, शिवसेना एंड कांग्रेस। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने चैलेंजेस क्या हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पार्टीज़, इसको पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू टॉप लीडर। देखिए पार्टी कोई भी हो, उसके मेन जो पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। पार्टी के अंदर जो टॉप लीडर्स होते हैं, हर किसी को नहीं होती वो पावर, उसके फॉलोवर्स को या एक्टिव मेंबर्स को इतनी पावर नहीं दी जाती उसमें। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। देखिए जो पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होने चाहिए कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन महासचिव बनेगा पार्टी का, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते। जो एक बार बन गया 5-7 साल को वो बन जाता है, तो ये भी एक समस्या है। जैसे अभी आप कांग्रेस के देख लीजिए, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट कौन है, मिसिज सोनिया गांधी। डो नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, और जो इसके मेंबर होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फो, और जो साधारण रूप से इसके साथ जुड़े हुए होते हैं पार्टी के साथ, उन तक तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचती कि पार्टी क्या डिसीजन लेने जा रही है या क्या। मनी एंड मसल्स पावर, फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन। देखिए पार्टीज का फोकस क्या रहता है कि पैसा खर्च हो चाहे मसल्स पावर का यूज़ करना पड़े, उन्हें इलेक्शन जीतना है। टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट ऑफ मनी। उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा पार्टी अपॉइंट करती है जिनके पास पैसा होता है या जिनकी पावर चलती है, जिनका नाम चलता है। क्यों? क्योंकि वो ही उनके ही जीतने के चांसेस होते हैं। रिच पीपल कंपनीज गिव फंड टू पार्टीज टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज एंड डिसीजन। ठीक है ना, जो रिच लोग होते हैं वही पैसा फंड करते हैं अपना सरकार को इलेक्शन के दौरान। तो क्या होता है फिर जब सरकार पॉलिसीज बनाती हैं तो उनका ही मेन ख्याल रख के सोचती है। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ एक फ़ोटो के ज़रिए। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो रिच होता है वो तो पूरा बेनिफिशियल होता है, और जो मिडिल क्लास होते हैं उन तक बेनिफिट नहीं पहुँचता। और पुअर्स को देखिए, तो ये ही मेनली डेमोक्रेसी के अंदर होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज डू नॉट सीम्स टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू वोट्स। डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कई बार पार्टीज के अंदर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिसके कारण वो टूट जाती हैं पार्टीज। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ओपिनियन ऑप्शन अवेलेबल टू देम। और मान लो जो पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो कुछ और चाह रहा है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो पार्टी चाहेगी वही उसको करना पड़ेगा। और अगर वो पार्टी के विरुद्ध जाता है तो अमेंडमेंट 52 1985 एंड शेड्यूल 10 किसको बताता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून को, उसके तहत आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। अब पार्टीज में चेंजेस आते कैसे हैं, पहला तो यही एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए मैंने आपको बताया, 52वां संविधान संशोधन 1985 एंड 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की। फिल एफिडेविट ऑफ क्रिमिनल केसेस। ठीक है, एफिडेविट उनको फाइल करने होते हैं क्रिमिनल केसेस के कि उनके खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, कितने उनके, जैसे अगर आप अपने CM के बारे में देखेंगे तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे केसेस दर्ज हैं इस वक्त यूपी के CM के। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी लीडर है या कुछ भी है उसको अपने खिलाफ जो भी केसेस दर्ज हैं उसका ब्यौरा देना होता है इलेक्शन कमीशन को। पेंडिंग अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव बट नो सिस्टम टू चेक वेदर फील्ड इन्फो इज ट्रू। अब ये भी कोई एफिडेविट में जो लिख दिया इतना कोई वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है कि इसको चेक किया जाए कि ये सही है या गलत है।
ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर टू पार्टीज टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया कि पार्टीज़ को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, कि उनके पास फंड कितना आया, कहाँ से आया, वो सब उनको बताना पड़ेगा। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ पार्टीज़, इंटरनल अफेयर्स जो पार्टी के अंदर होते हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है। मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड मेंबर में जो मेंबर्स हैं उनका रजिस्टर्ड मेंबर उनको रजिस्टर किया जाता है या उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। फॉलो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीज़ का अपना संविधान होता है, वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। होल्ड ओपन इलेक्शन फॉर हाईएस्ट पोस्ट, ओपन इलेक्शंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाए गए थे JP नड्डा, तो अब उसमें जो बीजेपी के लोअर मेंबर्स हैं उनको इतना वक्त नहीं है, टॉप लीडर्स ने जो डिसाइड कर लिया वो ही डिसाइडेड है। टू गिव मिनिमम 1/3 टिकट टू दी वुमेन कैंडिडेट, देखिए 1/3 टिकट जो भी पार्टी के अंदर होना चाहिए वो वुमेन्स को देना चाहिए, ताकि उनकी भी बातों को संसद तक पहुंचाया जा सके या विधानसभा तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। कोटा इन डिसीजन मेकिंग में उन्हें कोटा देना चाहिए ताकि उनका भी मत लिया जा सके। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, अब ये मेन पॉइंट है कि जो भी इलेक्शन में खर्च होता है पैसा वो स्टेट को देना चाहिए, सरकार को। देखिए ये बहुत गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर इसमें हर आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मुझे भी पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा कि सरकार को पैसा देना चाहिए कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने के लिए, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होगी मनी की, और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी ना। 7th एंड आवर लास्ट पॉइंट, पीपल कैन पुट प्रेशर्स ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। लोग सरकार पे दबाव कैसे बनाते हैं? मूवमेंट करके, पिटिशंस दायर करके, या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे एक्टिव मेंबरशिप चला के, इस तरह, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। एक देश कितना अच्छा है या कितना डेमोक्रेटिक है ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों को आज़ादी कितनी है और वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जैसा भी पार्टिसिपेशन कितना है। तो वही चीज़ बताती है कि एक डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है। जितना एक देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा उतनी ही ज़्यादा वो डेमोक्रेसी अच्छी होगी। इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था गाइज। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद गाइज।